हम्म, वीडियो फंस जा रही है बार बार। हाँ, नेटवर्क का इशू शायद से। मेरे तरफ से ओके जा रहा है, आपकी तरफ से देखिए एक बार। सर हाँ अभी ठीक है सर। ठीक है ना? वाईफाई से कर रहे हैं कनेक्ट, राइट? नो सर, नो सर। तो फोन से? यस सर। ठीक है, चल के देखिए। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर दोबारा से कर लेंगे, नो इशू। हाँ, बताइए, वारंट केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। व्हाट इज वारंट सर केस? वारंट, सर सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज एक्स में वारंट केस को बताया गया है। ठीक वो है। वैसे केसेस जो डेथ डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 2 साल से ज्यादा के केसेस को वारंट केस बोलते हैं। ओके, ठीक है, वारंट केस को। ओके, व्हाट इज कंप्लेंट? कंप्लेंट सर, कंप्लेंट किसी पर्सन के द्वारा मैजिस्ट्रेट को किया जाता है। कंप्लेंट 2D में डिफाइन किया गया है। हम्म। सीआरपीसी के 2 क्लॉज D में डिफाइन किया गया है कंप्लेंट को। हम्म। व्हेन एनी पर्सन, सर कंप्लेंट किसी पर्सन के द्वारा मैजिस्ट्रेट को किया जाता है इस व्यू से कि मैजिस्ट्रेट किसी पर्सन, जिस पर्सन के अगेंस्ट में कंप्लेंट किया जा रहा है उसके अगेंस्ट में एक्शन ले। ओके, whether filing a petition under section 125 of the CRPC is a complaint? नो सर, अंडर सेक्शन सर इट इज एप्लीकेशन। It is an application. Okay. Okay. What is trial? सर ट्रायल को तो सीआरपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो हम्म। कोर्ट जो प्रोसीजर स्टार्ट करती है हम्म। ट्रायल में। सर आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको आता है वो बताइए, उसमें कोई इशू नहीं है, आराम से बताइए। अभी थोड़ी बहुत गलतियां कर सकते ट्रायल हैं। सर, ट्रायल सर किसी पर्सन को कन्विक्ट करने के लिए ट्रायल हम्म। या एक्विट करने के लिए ट्रायल चलाया जाता है। ओके, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से आपको रखना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ओके, ये बताइए, व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग? सर प्ली बार्गेनिंग सेक्शन 265A हम्म। में बताया गया है। प्ली बार्गेनिंग में हम्म। सीआरपीसी के सेक्शन 265A में बताया गया है प्ली बार्गेनिंग के बारे ठीक में। है, बहुत बढ़िया। प्ली बार्गेनिंग एक प्री ट्रायल नेगोशिएशन होता है हम्म। अक्यूज और प्रोसिक्यूशन के बीच में। हम्म। अक्यूज ये प्ली करता है कि सर हम्म। उसको कम सजा के लिए कम सजा दिया जाए, या किन मामलों या में कुछ चार्जेस को कम कर दिया जाए। किन मामलों में प्ली बार्गेनिंग होती है और किन मामलों में प्ली बार्गेनिंग नहीं होती है? सर जो डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 7 साल से ज्यादा की जो ऑफेंस होते हैं, हम्म। उस मामले में प्ली बार्गेनिंग नहीं होती है। हम्म। वुमेन कोई जो 14 ईयर से कम के चाइल्ड के एज के साथ अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो उस मामले में नहीं होगी। और हम्म। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, जो कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो उस मामले में प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। हम्म। और सर अगर रिपीटेड ऑफेंडर है उसमें प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। ओके, बहुत बढ़िया। ये बताइए, व्हाट इज बेल? ये तो जरूरी है, बेल क्या होता है? यस सर। बेल सर, सर ये बेल में सर कोर्ट पर्सन को रिलीज करती है। सर इट इज अ प्रोसेस टू सेट अ पर्सन फ्री फ्रॉम कस्टडी विच कस्टडी? बाय लीगल अथॉरिटी। विच कस्टडी? बाय लीगल अथॉरिटी। कस्टडी कौन सी होगी? विच कस्टडी? सर कस्टडी, कस्टडी। हम्म। लीगल कस्टडी, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी। ओके, टाइप्स ऑफ बेल, कितने तरह के बेल होते हैं? सर बेल, एंटी बेल एक रेगुलर बेल होता है, हम्म। एंटीसिपेटरी बेल होता है, हम्म। ट्रांजिट बेल होता है। हम्म। और ट्रांजिटेबल, हाँ, सर आगे और बताइए। और कोई बेल? सर और अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। इसको पकड़ के एकदम चाट जाइए बेल को।
पूछ रहा है, सबसे पूछ रहा है, ठीक है। मतलब पूरा एकदम कंठस्थ कर लीजिए या बाय हार्ट कर लीजिए। अच्छा, ये यहाँ पर आपने कुछ एक नया टर्म डाल दिया, ट्रांजिट बिल क्या होता है? क्रॉस क्वेश्चन पक्का आएगा। सर ट्रांजिट बिल सर सेक्शन 81 में सीआरपीसी के बताया गया है ट्रांजिट बिल के बारे में। ठीक है। सर अगर कोई अक्यूज्ड कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर हम्म। अगर अरेस्ट होता है, तो हम्म। सर वहाँ पे जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हम्म। या कमिश्नर ऑफ ऑफिसर, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है और वो हम्म। बेल देने के लिए रेडी है, तो हम्म। उसको वहाँ पे बेल दे दिया जाता है। और अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वहाँ हम्म। पे वहाँ की जहाँ पे वो अरेस्ट हुआ है वहाँ की चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट अगर उनको ठीक लगता है तो वो बेल दे सकते हैं। अब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, एज पर द फैक्ट्स एंड सर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। यस सर, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन में अगर किसी अक्यूज को बेल मिलता है तो हम्म। ट्रांजिट बेल कहते हैं उसको। ओके, व्हाट इज डिफॉल्ट बिल? यस सर, डिफॉल्ट बेल सेक्शन 167 हम्म। में सीआरपीसी के बताए गए डिफॉल्ट बेल के बारे में। हम्म। डिफॉल्ट बेल में सर अगर ऑफेंस डेथ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट या हम्म। 10 साल से ज्यादा का है हम्म। ऑफेंस, तो हम्म। उसमें अगर पुलिस 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट फाइल नहीं करती है तो वो बेल हम्म। के लिए अप्लाई कर सकता है इसको। हम्म। और अगर 10 साल से कम की सजा में हम्म। 60 दिन के अंदर अगर पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती है, हम्म। तो वहां पे डिफॉल्ट बेल के लिए वो अप्लाई कर सर, डिफॉल्ट बेल के लिए वो इंटाइटल अप्लाई करेगा कि डिफॉल्ट बेल इंटाइटल होगा? सॉरी अप्लाई करेगा सर। अप्लाई करेगा, ठीक है, अप्लाई ही करेगा। और वो अगर वो फर्निश करने के लिए तैयार है तभी डिफॉल्ट बिल मिलेगा, अदरवाइज डिफॉल्ट बिल नहीं मिलेगा। तो व्हाट इज एंटीसिपेटरी बिल, फिर ये भी बता ही दीजिए, किस सेक्शन के अंदर एंटीसिपेटरी बेल होता है? सेक्शन 438 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल हम्म। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के द्वारा ठीक है। दिया जाता है। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस एंटीसिपेटरी बिल कैन बी फाइल्ड? सर अगर पर्सन को एंटिसिपेशन है कि वो अरेस्ट हो जाएगा किसी हम्म। मामले में, तो वो हम्म। एंटिसिपेटरी बेल के लिए फाइल कर सकती है ओके। सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में, नॉन ओके, बेलेबल ऑफेंस में। नॉन बिलेबल ऑफेंस के केस में। ओके, फिर यस सर। रेगुलर बिल में क्या बचा फिर? व्हाट इज इन रेगुलर बिल? सर रेगुलर बेल सर 436 में है और 437 में है। रेगुलर हम्म। बेल जैसे 436 में सर बेलेबल ऑफेंस में एज अ हम्म। राइट पर्सन को बेल दिया जाता है। हम्म। और 437 में सर नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर जो पर्सन को बेल दिया जाता है वो 437 में नॉन बेलेबल ऑफेंस में दिया जाता है सर 437 में। ओके, तो 437 में कहाँ पर बिल एप्लीकेशन मूव करेंगे? इन विच कोर्ट? कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। जिस कोर्ट में ट्रायल पेंडिंग होगा या किसी भी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं? जिस कोर्ट में ट्रायल पेंडिंग होगा। एंटीसिपेटरी बिल कहाँ फाइल करते हैं? जिस कोर्ट में ट्रायल कोर्ट होगा ऑफ या जिस सेशन कोर्ट? और हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन में कोर्ट या ऑफ हाई सेशन कोर्ट और में? हाई कोर्ट में। सर तो दोनों ही जगह फाइल कर दो सकते हैं। दोनों जगह, तो दोनों जगह फाइल कर सकते हैं, तो मतलब एक ही टाइम दोनों जगह कर सकते हैं कि एक के बाद एक, आफ्टर वन, आफ्टर रिजेक्शन सॉरी बाय सेशन, कि दोनों जगह एक ही बार फाइल कर दे, जहां से मिल गया ले लेंगे प्रसाद? सर, इसका कुछ आइडिया सिंपल है, नहीं है। इन सब में नहीं फंसना है, बहुत सिंपल है। आफ्टर रिजेक्शन फ्रॉम द सेशन कोर्ट, ठीक है। अगर पूछ देगा कि ओके डायरेक्ट सर। फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, तो डायरेक्ट फाइल कर सकते हैं, उसके लिए केस लॉ है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा नहीं टेंशन है। बट वन बाई वन करना है, यानी कि पहले सेशन कोर्ट जाएंगे, फिर अगर वहां से रिजेक्ट होता है तो हाई कोर्ट जाएंगे, ठीक है। ओके, ये बताइए, यस सर। ये बताइए कि प्ली ऑफ एलिबी क्या होता है? व्हाट इज प्ली ऑफ एलिबी? सर प्ली ऑफ एलईबी सेक्शन 9 सेक्शन यस सर, सेक्शन 9 ऑफ एविडेंस एक्ट में प्ली ऑफ एलईबी के बारे में प्ली बताया ऑफ गया है। एलिबी सेक्शन 9 में है पक्का? देख लीजिए बेयर एक्ट रख के नो सामने सर, से। सेक्शन 11 में। नहीं, कि मैं पहले बता रहा हूँ, अगर सेक्शन कंफर्म नहीं है तो मत बताइए। आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज प्ली ऑफ एलिबी, आपसे मैंने ये नहीं पूछा कि सेक्शन किस सेक्शन में, तो आप सिंपल उसका मीनिंग बता के निकल सकते हैं, ठीक है। अगर वो डिफाइंड है तो, नहीं डिफाइंड है तो फिर अपने लैंग्वेज में बताइए, चलेगा। अगर सेक्शन पक्का पता सर है तो बताइए, नहीं तो मत बताइए।
गलती करने से अच्छा चुप ओके रहना सर। बेटर है ना। तो हाँ, प्ली ऑफ हम्म। एलिबी क्या है फिर ये बताइए। सर प्ली ऑफ एलिबी पर्सन, अगर कोई घटना स्थल से अगर दूर है तो वो हम्म। प्ली ले सकता है कि वो उस जगह पे नहीं था जहाँ पे घटना हुई है। अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई चार्ज लगा हुआ है कि हम्म। सर। ओके, चलिए ठीक है। अभी तक जो बताया उसमें ये बताइए, व्हाट इज कन्फेशन। सर कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया और किसी ठीक एविडेंस है। एक्ट में कहीं ठीक है। कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है। लेकिन कन्फेशन का मतलब ये होता है कि सर सर अगर कोई पर्सन अपने स्टेटमेंट से किसी ऑफेंस के कमिटल के बारे में हम्म। जो कन्फेशन करता है, जो हम्म। एक्सेप्ट करता है, वो कन्फेशन कहलाएगा सर। ओके, तो कन्फेशन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे अगर एक लाइन में बताना हो ये तो। व्हाट इज कन्फेशन अगर एक लाइन में बताने की जरूरत पड़े तो। सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा है सर। सब थोड़ा याद सा, किया हूँ, भूल गए लग रहा है। नहीं याद नहीं कीजिए, समझ लीजिए, याद करने में भूलना भूलता ही है आदमी, ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। कन्फेशन कितने तरह का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कन्फेशन। सर कन्फेशन के टाइप्स सर। सर आराम से आराम कन्फेशन से। के टाइप्स के बारे में, आराम से सोच के बताइए। टाइप्स के बारे में। हम्म। जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। यस सर, यस सर। ठीक है। जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, कुछ आइडिया है। सर जुडिशियल कन्फेशन जिसमें पर्सन कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के सामने जो कन्फेशन करती है उसको जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं। हम्म। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में किसी भी अदर देन पर्सन के मजिस्ट्रेट। सामने, अदरवाइज देन, हाँ, अदर देन मैजिस्ट्रेट या कोर्ट, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं। हाँ, देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, आप चीज़ों को अच्छे समझते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं, बट लीगल टर्म्स का इस्तेमाल आप कम करते हैं। ठीक है। तो अगर पॉसिबल है जहाँ तक कोशिश कीजिए कि लीगल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फिर कॉमन मैन और एक लॉयर, एक जज और एपीओ में क्या डिफरेंस रह जाएगा, समझ रहे बात को। तो हम लोगों को यस थोड़ा सर। लीगल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना है जहाँ तक पॉसिबल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है ना। तो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। ओके। तो कन्फेशन की पार्ट हो गए, उसके बाद एक टर्म आता है कि कन्फेशन कहाँ पर रिलेवेंट होता है, किन मामलों सर में कन्फेशन रिलेवेंट होता है। सर कन्फेशन पुलिस के सर 24 में थ्रेट, थ्रेट, प्रॉमिस या मैं पूछ रहा हूँ कहाँ पर कन्फेशन रिलेवेंट होता है, रिलेवेंट होता है। सर सर रेलिवेंट कहाँ पर होता है कन्फेशन सर। आप लोग पढ़े रिलेवेंट नहीं होता है, मैं पूछ रहा हूँ कि रिलेवेंट कहाँ होता है, उल्टा क्वेश्चन है। सर जो कोर्ट के सामने अगर कोई कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के सामने जो कन्फेशन किया जाता है वो रेलिवेंट होगा। सेक्शन कुछ याद है। यस सर, 26 में। 26 में, ओके। और कहाँ पर रिलेवेंट नहीं होता है। सेक्शन 24 में और 25 में अगर पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन है। जो अ, 27, और 28 और 29, तीन सेक्शन की अगर हम जिक्र करें, ध्यान में है आपको 27, 28, 29 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ध्यान में यस है सर, थोड़ा थोड़ा। नहीं है तो बेयर एक्ट में देख लीजिएगा यस अभी सर, फिलहाल। क्या इन सेक्शंस में कन्फेशन रिलेवेंट होगा। मेरा सीधा एकदम आपको यस आंसर भी सर, दे रहा हूँ, लीडिंग क्वेश्चन टाइप। क्या इन यस सेक्शंस सर में होगा। होगा। और अगर बात करें यस सेक्शन सर। 24, 25, अगर ये दो सेक्शन की बात करें तो क्या इन दो सेक्शंस में कन्फेशन रिलेवेंट नहीं होगा। यस सर। पक्का है, श्योर है, समझ। 24-25 में कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होगा। हाँ, और 27 में अगर कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, रिलेवेंट किसी होगा। फैक्ट का डिस्कवरी हुआ है तो रेलिवेंट होगा। 28 और सर 28 में सर अगर थ्रेट, प्रॉमिस और मिसिंग है तो हो जाएगा एक वर्ड, रिलेवेंट। यस सर, यस सर, और वो अगर 29 हटा में, दिया जाए तो होगा। और 29 में सर
धोखे से अगर लिया गया हो, नशे की कन्फेशन, हालत में यस लिया गया सर, हो, यस सर, रिलेवेंट होगा, तो सीधा क्वेश्चन इंटॉक्सिकेटेड बहुत स्टेज इजी में। है। बहुत इजी है कि कहाँ हम्म। पर रिलेवेंट होता है, तो आप बताइए सेक्शन 27, 28, 29। कहाँ पर रिलेवेंट नहीं होता है तो 24, 25। क्लियर है? यस सर, चलिए, यस सर। ये बताइए स्टॉपल क्या होता है, व्हाट इज स्टॉपल? सर स्टॉपल सर सेक्शन 115 में एविडेंस एक्ट में स्टॉपल दिया हुआ है। क्या होता है स्टॉपल? वो तो आप एड्रेस बता रहे हैं, स्टॉपल होता क्या है, आराम से बताइए। तो अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है सर उसका डेफिनेशन। बहुत सारा क्वेश्चन आप स्किप कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? कुछ कुछ क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं आपसे, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, जरूरी है। बहुत छोटे छोटे चीज पूछ रहे हैं। ये जुडिशरी में भी रहता है, एक कॉमन है, एपीओ में भी रहता है, तो आपको पता ही है। ओके, चलिए ठीक है, ज़्यादा अब नहीं है। ये बताइए आईपीसी के अंदर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट? ये बहुत सिंपल, हमेशा पॉपुलर बर्निंग क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है। सर कॉमन इंटेंशन सर सेक्शन 34 में दिया गया कॉमन इंटेंशन के बारे में, हम्म। और कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 में दिया हुआ है। डिफरेंस बताइए, बेसिक एक डिफरेंस बता दीजिए, सर डिफरेंस, कोई एक सर डिफरेंस। कॉमन इंटेंशन, यस सर बता रहे हैं। कॉमन इंटेंशन सर दो या कम, कॉमन इंटेंशन में कम से कम दो पर्सन किसी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए करते हैं, और सर कॉमन ऑब्जेक्ट में कम से कम 5 या 5 से ज्यादा लोग होते हैं। अनलॉफुल असेंबली के द्वारा, हम्म। कॉमन ऑब्जेक्ट में सर अनलॉफुल असेंबली के द्वारा किया जाता है। हम्म। और कुछ? और सर हम्म। ज्वाइंट लाइबिलिटी सेक्शन 34 में होती है। हम्म। चलिए, नहीं, एक ही बताना, एक भी बताइए लेकिन बढ़िया से बता दीजिएगा। कॉमन इंटेंशन में बेसिकली क्या होता है? प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होता है, राइट? प्रायर यस सर। मीटिंग्स ऑफ माइंड, ठीक है ना, माइंड, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। हम्म। क्या 149 में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होता है? नो सर। सिंपल डिफरेंस है, ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेना, एकदम आसान है। उतना, देखिए, चीज़ों को जितना सिंपल रखिए, कहते हैं ना, कीप इट सिंपल, जितना सिंपल रख सकते हैं उतना अच्छा है अपने लिए। और ज़्यादा उलझना नहीं है। सेक्शन नंबर ठीक है, आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उलझिएगा नहीं सेक्शन के साथ, मीनिंग के साथ, ठीक है? वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा नो अपने सर। लिए। ओके, ये बताइए आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू आईपीसी व्हाट इज द ड्यूरेशन और टर्म फॉर द लाइफ इम्प्रिजनमेंट? लाइफ इम्प्रिजनमेंट की अवधि कितनी होती है एज पर द इंडियन पीनल कोड? सर टिल द पर्सन डेथ, ऐसा है मेंशन आईपीसी में। टिल द पर्सन ऑफ, टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ पर्सन। हम्म। ये सेक्शन में दिया है ऐसा, बता सकते हैं सेक्शन? सेक्शन अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है सर। देखिए, अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछता है, दो चीज़ों का डिफरेंस समझिए। अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि आईपीसी में कहाँ पर आपसे ये दिया गया है, तो सेक्शन 57 है, जिसमें कहा है कि 20 साल की अवधि होती है, ठीक है, 20 साल, ओनली 20 ईयर्स। अगर आपसे ऐसी बात हो रही है, नॉर्मल पूछ रहा है, तो उसमें आप बताइए टिल द नेचुरल डेथ ऑफ दैट पर्सन, जब तक कि वो पर्सन की आखिरी सांस खत्म नहीं हो जाती है, तब तक क्या होता है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहता है। इसका रीजन आपको मैंने पहले भी बताया होगा, अभी भी बता रहा हूँ। जैसे 376 के कुछ सेक्शंस हैं, तो वहां पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जब तक कि पर्सन की कंप्लीट डेथ नहीं हो जाती है, टिल हिज डेथ, तब तक वो क्या होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होगा अंतिम समय तक, टिल हिज डेथ। लेकिन बहुत सारे सेक्शंस में ऐसा कहीं यस। मेंशन नहीं, जैसे आप 302 की बात करिए, वहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखा गया है, लेकिन ये नहीं लिखा कि कितने समय के लिए होगा। ये सर, नो, 302 में कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। यस सर। नो सर। ये बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट इन सेक्शन 307 ऑफ द आईपीसी? सब फेमस सेक्शन है, पहले बता रहे हैं, बिहार में ये सब सर कॉमन है और ये मैक्सिमम, फेमस है। हाँ जी।
मैक्सिमम पनिशमेंट इन द मैटर ऑफ 307। सर डेथ पेनाल्टी। कंफर्म? पूरा पक्का? यस सर। ठीक है, सही है। 307 के मामले में भी फांसी की सजा का प्रावधान है। ये बताइए, व्हाट इज थेफ्ट? थेफ्ट सर, अगर कोई पर्सन किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को हम्म डिसऑनेस्टली किसी हम्म पर्सन के पोजीशन से हम्म पोजीशन से लेकर जाता हम्म है हम्म विदाउट द पर्सन कंसेंट, तो हम्म। ये थेफ्ट होगा। विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन अगर मूव कर देता है तो क्या ओनर होना जरूरी है फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एसेंशियल इंग्रेडिएंट के तौर पर? नो सर। चलिए नो सर। ठीक है। अब थोड़ा जाते हैं दूसरे पार्ट पर। ये बताइए, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट है, व्हाट इज लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, क्या होता है? लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के बारे में सर इंडियन एविडेंस एक्ट में 112 में हम्म, बताया गया है। ठीक और है। ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है। हम्म और अगर कोई महिला और उसके किसी अगर हम्म कोई महिला और किसी पर्सन के वैलिड शादी हम्म के अंतर्गत अगर कोई चाइल्ड बर्थ होता है, या शादी के 280 दिन के अंदर कोई अगर चाइल्ड का बर्थ होता है, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि वो उस पर्सन का लेजिटिमेट चाइल्ड है। आप इस सेशन को ना दोबारा देखिएगा, ठीक है, यूट्यूब पे आएगा, दोबारा देख लीजिएगा। शादी के 280 दिनों के अंदर होगा या शादी के टूटने के बाद, यानी आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज 280 दिन? सर आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज 280 दिन के अंदर। ये चीज स्किप कर दी थी आपने, ठीक है, इसलिए मैंने ध्यान से सुना है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। तो ये मतलब इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को कमांड में करिए। ये बताइए, व्हाट इज वॉइडेबल मैरिज, क्योंकि इसका कनेक्शन वॉइडेबल 125 से मैरिज। होगा। हाँ, बोलते हुए थे, चलिए। बताइए। व्हाट इज वॉइडेबल मैरिज? ऑडिबल आवाज आ रही है? जिस तरह आ रही है। हाँ, बताइए। सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। अच्छा, वर्ड मैरिज बताइए, चलिए। व्हाट इज वर्ड मैरिज, सेक्शन याद हो, सेक्शन बताइए, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, हिंदू मैरिज एक्ट में वॉइड मैरिज के बारे में सेक्शन 5 में बताया गया है। सेक्शन 5 में? सॉरी सर, सेक्शन 5 में नहीं, कंडीशंस ऑफ मैरिज के मैरिज कहाँ कंडीशन पर है दिया हुआ सेक्शन है? 5 में। यस सर, कंडीशंस ऑफ सेक्शन मैरिज के 5 में दिया हुआ है। सेक्शन 5 में है, तो वर्डेबल मैरिज नहीं है था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़िए। सर हाउ मेनी ग्राउंड्स आर देयर इन हिंदू एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट फॉर डिवोर्स? सर बोथ अवेलेबल फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, 12 दोनों के या लिए 13 ग्राउंड। हाँ, ये सब भी पूछा हुआ है, ये सब पीटी का क्वेश्चन भी बनता है और इंटरव्यू का भी बनता है, ठीक है, कुछ भी पूछा जा रहा है। ओके, खैर चलिए, लीव इट। ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड द फंडामेंटल राइट, फटाफट, क्विक। सर फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में बताया गया फंडामेंटल राइट के बारे में, हम्म जो स्टेट के अगेंस्ट में दिया हुआ है। हम्म और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के अलावा जो राइट प्रोवाइड कराया गया है। अच्छा, इसको थोड़ा देखिए इन चीजों को, ठीक है, मतलब आपको ध्यान में नहीं आ रहा है कि यस आप क्या बोल पा रहे हैं, आप क्या बोल के निकल रहे हैं, आपको भी ध्यान में नहीं आ रहा होगा, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, है ना? सर। यस सर। हाँ, अपने आप सर क्या बोलने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हाँ, बोलिए बोलिए। सर अभी ध्यान नहीं आ रहा है सर। हम्म, अच्छा चलिए, अभी इसके अलावा और क्या क्या पढ़ा है आपने? माइनर में कुछ पढ़ा था आपने, बताया था, पॉक्सो पढ़ा है आपने, CST एक्ट पढ़ा है। अच्छा ये बताइए, डाउरी प्रोविजन एक्ट पढ़ा है? पॉक्सो। DP एक्ट पढ़ा है, छोटा यस सा? सर।
डाउरी यस सर। लेना और डाउरी देना किस सेक्शन के अंदर अपराध है? किन सेक्शंस के अंदर सर अपराध है वो? सेक्शन सर सेक्शन 3 के अंदर। दोनों एक ही में है, लेना देना, कि अलग अलग लेना और सेक्शंस है? देना। नो सर, ये एक ही सेक्शन में है। एंड व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर दैट? सर पनिशमेंट सर 5 साल है। 5 साल है। ओके, चलिए ठीक है। देखिए अब इसको हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से, आपको तो बाकी चीज़ खुद ही समझ में आ रहा है, आप तो समझ, आप पहले से समझ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ने मतलब पूरा आपने कोर्स कर लिया है, समझ लिया है। कुछ चीज़ें जो स्किप कर रहे हैं ना, उन चीज़ों को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका 3 नवंबर का है, राइट? यस सर। और थर्ड को फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ? सर फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ, तो थोड़ी फुर्सत में सवाल पूछ लेंगे वो, ठीक है? तो चांसेस हैं कि कुछ क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्योंकि कितना क्वेश्चन पूछेंगे, बस यही जो टॉपिक्स है यही टॉपिक्स रहेंगे। लेकिन मतलब इन चीज़ों को आप जहाँ तक हो सके, क्योंकि मैं आपको थोड़ा एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपसे वो 10 क्वेश्चन पूछते हैं, समझिएगा मेरी बात को, अगर 10 क्वेश्चन पूछते हैं, या जुडिशरी में जैसे कि 30 30 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो अगर मान लीजिए कि आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो एक क्वेश्चन का एवरेज उन्होंने पकड़ लिया 3 नंबर, और 10 क्वेश्चन पूछे गए तो 10 × 3 कर लिया, तो उसका मतलब 30 नंबर। तो आप जितने नंबर आप नहीं दे, मतलब जितने क्वेश्चन को आप स्किप कर रहे हैं या गलत बता रहे हैं, उतने आपके नंबर कम होते जा रहे हैं, ठीक है? तो उसके बेसिस पे वो काउंटिंग कर यस सर। लेते हैं। तो हमें उस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपको कुछ करिए नहीं, आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर टेंशन फ्री होकर के आपको बता देता हूँ। कुछ मत कीजिए, जो एमसीक्यूज वाले जो बुक हैं आपके पास, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, आपका यस तो सर। मीडियम इंग्लिश है मुझे अच्छे से पता है, तो आपका जो इंग्लिश मीडियम बुक है आपका, उसमें एमसीक्यूज है, उसको एक बार अच्छे से देख जाइए। कम वाला, ये नहीं कि 500 1000 वाला जो है वो नहीं देखिएगा, क्योंकि 1000 वाले के चक्कर में आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट वाला वो देख जाइए, ताकि कम से कम, क्योंकि एपीओ का इंटरव्यू टफ नहीं होता है, पहले दिमाग में डाल लीजिए, उतना टफ नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी चैप्टर नंबर पूछ देंगे, कभी सेक्शन नंबर पूछ देंगे। अभी पूछा फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आर्टिकल 21 क्या होता है, आर्टिकल 22 क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है। तो ये कॉमन सी बात है, क्योंकि ये था आपको पता है ना, सिलेबस में था एपीओ में, तो वो चीज़ें यस सर। आ रही हैं सामने से, इसलिए उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसको हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन, ओके? चलिए, ये तो आपके यस पास सर। आएगा, आप एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू जरूर कीजिएगा, थोड़ा भगा भगा के कीजिएगा, लेकिन देखिएगा कि कहाँ पर क्या मतलब हुआ है, प्लस माइनस, ठीक है? चलिए, फिर मिलते हैं फिर। ओके। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू।